हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। तो आओ, जो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, बस फटाफट से क्विकली रिवीजन करते चले जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। आओ ध्यान से देखते हैं भाई। अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा जी, नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन से मेथड से कर रहे हो? वैल्यू एडिड मेथड से कर रहे हो। किस मेथड से कर रहे हो? वैल्यू एडिड मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से या आउटपुट मेथड? वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। अगर इसके जरिए आप क्या कर रहे हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां, इट मींस प्रिकॉशंस बरतने होंगे, कौन सी चीज इंक्लूड होगी या कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं होगी, वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो आओ फटाफट से फर्स्ट पॉइंट देखो। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स, सपोज करो आप शुगर बनाते हो। शुगर बनाने के लिए क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए, दैट इज रॉ मटेरियल फॉर द शुगर, है ना। तो जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो शुगर में ऑलरेडी इंक्लूडेड, यानी कि शुगर जो हम बना रहे हैं वो फाइनल गुड हो चुका है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हमने उसको दोबारा से जोड़ दी तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो वैल्यू एडिड मेथड से इफ यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। इंक्लूड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप ऐसा कर देते हो, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ले लेते हो, तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। होप सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आप कोई सेकंड हैंड गुड्स परचेज और सेल कर रहे हो, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार जब ये एक्चुअली में प्रोड्यूस हुए थे, कभी तो ये भी फर्स्ट हैंड होंगे, जो ये सेकंड हैंड हैं, कभी तो ये भी फर्स्ट हैंड हुए होंगे। तो जब ये फर्स्ट हैंड थे, मतलब जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुए होंगे, उस टाइम पे इनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी हैं। तो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट, ये करंट ईयर के गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में नहीं आते हैं, इसलिए सेकंड हैंड गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर कल कर दी आपने तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। लेकिन हां, अगर कोई बंदा है, उसने आपसे कमीशन ली है, आपको किसी से सेकंड हैंड गुड्स खरीदने में या दिलवाने में, तो उसकी जो कमीशन है, जिसने ये सौदा कराया, डीलिंग कराई है सेकंड हैंड गुड्स की, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इतनी बात क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर है। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा, सेकंड हैंड गुड्स की परचेज सेल को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन हां, अगर कोई बंदा जैसे ब्रोकरेज वगैरह ले रहा है सेकंड हैंड गुड्स की डीलिंग कराने में, तो उसकी कमीशन वगैरह हम यहां पे जोड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, जैसे किचन, गार्डनिंग, इन सारी चीजों की वैल्यू भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हो, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का पार्ट है। और इनकी तुलना, हम जैसे हमारी मम्मी अगर हमारे लिए किचन में खाना बना रही हैं, तो उसको हम पैसे में नहीं तोल सकते। तो इसलिए आप गार्डनिंग कर रहे हो, तो इसलिए इनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। इतनी बात समझ आ गई? अब किसी माँ का प्यार आप पैसे में तोल सकते हो, वो अपने बच्चे के लिए प्यार से खाना खिला रही हैं या बना रही हैं, सॉरी। तो ये सारी चीज, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसके बाद, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए? सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो इंक्लूड होंगे। अरे यार आप खुद बताओ, अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस करे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अगर आप ये गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस ना करते तो कहीं और से तो लाते, तब भी तो आप पैसे देते, तब भी तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता। तो इसलिए अगर कोई गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करे जा रहे हैं,
तो वो करंट आउटपुट में कंट्रीब्यूशन देते हैं, करंट आउटपुट में कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे भले ही मैं अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अगर मैं अपने लिए ना प्रोड्यूस कर तब भी बेचता तो ना किसी को, है ना, तो जिस वजह से ये इंक्लूड होंगे। क्लियर है। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स, ये केवल एक पेपर क्लेम्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन हां, अगर फाइनेंशियल एसेट सेल और परचेज करने में, शेयर्स की सेलिंग परचेजिंग करने में अगर कोई बंदा कमीशन खा रहा है और डीलिंग करा रहा है, तो उसकी भाई साहब अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह कमीशन, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है, जिस वजह से वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। होप सो ये 4-5 पॉइंट वैल्यू एडेड मेथड के आपको क्लियर अप हुए होंगे। इतने ही बहुत हैं, आपको बस पूछ लिया जाएगा, जस्ट प्रिकॉशंस बता दो भाई वैल्यू एडेड मेथड के, तो क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, फटाफट से अब देख लेते हैं इनकम मेथड के प्रिकॉशंस को। इट मींस अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, अरे सर कौन से मेथड से? इनकम मेथड से, तो कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड करनी है और कौन सी आइटम इंक्लूड करनी नहीं है? कहां सर? नेशनल इनकम में। तो वो देखते हैं, सावधानियां देखने वाले हैं। सबसे पहले आती है ट्रांसफर इनकम, स्क्रीन पे चल रहा होगा यार आपके पास। हाँ, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम सर, अरे स्कॉलरशिप, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन आपको मिल रही है, आप इन रिटर्न कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपने कोई सेकंड हैंड गुड्स सेल किया है और उससे आपको कोई इनकम रिसीव हुई है, वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं इंक्लूड होगी सर? अरे यार, अभी तो बताया था वैल्यू एडेड में, सेकंड हैंड कभी तो फर्स्ट हैंड होंगे। जिस टाइम पर वो फर्स्ट हैंड होंगे, जिस टाइम पे वो एक्चुअली में प्रोड्यूस हुए होंगे, उस टाइम पे इनकी इनकम इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप दोबारा करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन हां, एक बात और है, अगर कोई बंदा है वो सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करने में आपसे कोई दलाली ले रहा है, कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन, इस तरीके की, तो उसकी जो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह है वो इंक्लूड होगी। इतनी बात क्लियर है। तो अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स का, सपोज करो मेरे को दूसरे बंदे से मिलवाया गया है, मैंने अपने कोई गुड्स बेचने थे, वो सेकंड हैंड थे, वो सामने वाले को मैं बेच रहा हूं, लेकिन सामने वाले को मैं तब बेच पाया हूं क्योंकि बीच में एक इंटरमीडियरी खड़ा हुआ है, तो उस ब्रोकरेज को, सॉरी, उस ब्रोकर को मुझे कमीशन देनी पड़ी। तो उसकी जो ब्रोकर को जो मुझे कमीशन देनी पड़ी ना, क्योंकि वो कहना भाई ये तेरे गुड्स मेरी वजह से ही तो बिके हैं सामने वाले पर्सन को, तो इसको जो मुझे कमीशन देनी पड़ी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इतनी बात क्लियर है। अब आओ तीसरे पॉइंट पे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल ऑल्सो नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्लियर है। अगर आप शेयर, डिबेंचर्स, इस तरीके की आइटम्स बेच रहे हो, फाइनेंशियल एसेट्स इनको कहते हो, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये पेपर क्लेम्स होते हैं। जस्ट क्या होते हैं? पेपर क्लेम होते हैं, और ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन बात यहां भी यही आती है कि अगर कोई शेयर बिकवाने में, डिबेंचर्स बिकवाने में तीसरा बंदा हमारी मदद कर रहा है, डीलिंग कराने में, इसने बंदे ने हमारा सौदा कराया सामने वाले पर्सन के साथ, ये कह रहा है मुझे कमीशन दो, इसकी जो कमीशन है तो वो जुड़ेगी नेशनल इनकम में। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला आता है विंडफॉल गेन्स। क्या आता है? विंडफॉल गेन। अरे लॉटरी से आपको कोई इनकम हुई है, आपने हॉर्स रेस लगाई, या आपने पत्ते वगैरह खेले, ताश वगैरह, कार्ड्स वगैरह, उससे आपको इनकम जनरेट हुई, वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं इंक्लूड होगी? क्योंकि उससे यार आपने कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी ना करा, आपने कोई सर्विसेज दी रिटर्न में, आपने कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे नहीं, ये तो आपने बाजी लगाई थी और उसमें आपको लॉटरी वगैरह लग गई, तो उससे कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं हुआ, इसलिए इंक्लूड नहीं होगी। अगला आता है imputed value of services provided by owner of production units will be included। अरे भाई, आपके खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, खुद के, अगर आपके खुद के ना होते तब आप दूसरों के वहां पे जाके काम करते ना। सपोज करो आप ओनर हो, है ना, आप ओनर हो तो आप अपनी दुकान में सर्विस दे रहे हो। क्लियर। अगर आप कहीं और जाके काम करते तो आपको सैलरी मिलती ना, तो आपकी खुद की सैलरी जुड़ेगी, क्योंकि इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ इंप्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जो इंप्लिसिट कॉस्ट है ये जुड़ती है।
इतनी बात समझ आ गई। लास्ट एक हो रहा है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। अगर आप पास्ट सेविंग्स से कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो करंट ईयर के गुड्स और सर्विसेज का, करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पार्ट नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। ये प्रिकॉशंस थे इनकम मेथड के। आओ फटाफट से देख लेते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो कौन से आइटम इंक्लूड करनी है और नहीं करनी है वो हम बताने वाले हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट, अरे यार ये अभी पीछे पड़ के आए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स पर अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल का अगर हमने इंक्लूजन कर दिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। उसके बाद वो ये कहता है ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करनी है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब स्कॉलरशिप, डोनेशन, ये सारी चीज जिसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है या आप कुछ देने वाले नहीं हो, अगर आपको मिल रहा है तो ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस या प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की जाती है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है गुड्स और सर्विसेज का, इसलिए इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी इंक्लूड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? अरे यार जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए थे, जिस ईयर में प्रोड्यूस हुए थे उस टाइम में ये इंक्लूड हो चुके हैं, अगर दोबारा इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स का परचेज, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको भी इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है बात? और उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का खर्चा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। अरे यार जो बंदे रेंट पे हाउस लेकर के रह रहे हैं वो उस होम का, हाउस का मजा ले रहे हैं, लेकिन रेंट पे करके। अगर आपका खुद का हाउस है तो अब आप कंपेयर करो, अगर आपका खुद का हाउस है तो इसकी भी तो कोई रेंटल वैल्यू होगी ना, इंप्यूट करो, अंदाजा लगाओ, होगी जी बिल्कुल। अगर आप एक रूम सेट में रहते हो तो बाजार में पता करो मार्केट में कि इसका एक रूम सेट का क्या किराया चल रहा है, तो आप इसकी किराए वाली वैल्यू को इंक्लूड करके चलोगे ही चलोगे, तो ये इंक्लूड होगी। सपोज कह रहा हूं, सॉरी, समझ आ गया या नहीं आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? तो एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कि अगर आप कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके ओनर की खुद का हाउस है, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, मतलब इंप्लिसिट कॉस्ट आ रही है घूम फिर के। इतनी बात क्लियर है? इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर हाउस, तो ये जुड़ता है। तो होप सो आपको प्रिकॉशंस इस वीडियो में क्लियर अप हुए होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। थैंक यू।